मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है तो राजनीति है, अगर उसको ठीक से किया। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इस बात के लिए दोषी मानता हूँ। समाज या सोसाइटी के लिए होने की बजाय अपराध के लिए हो रहा है। देखो, कांग्रेस निश्चित रूप से डिलीट होगी हर मुद्दे। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और जैसे ही जनता किसी मीडिया कर्मी को देखती है या फिर किसी नेता को देखती है तो अमूमन उनके दिलो दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि वापस आ गए वोट मांगे। बिल्कुल ये वाजिबी भी है। ऐसे में आज हम नीमच थाना की विधानसभा क्षेत्र के एक बीजेपी उम्मीदवार राजेश गुजर से जुड़े हुए हैं और वो सामने हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में। हम उनसे जानते हैं आखिर में कि वो किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी का क्या फंडामेंटल है और क्या उनकी विचारधारा है। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डिजिटल आवाज न्यूज चैनल में। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका मानस कैसे बना चुनावी राजनीति में? मैं आप सबको पता है कि एक सामान्य परिवार, मेरे पिताजी खेती करते थे, बाद में मजदूरी भी की है, नरेगा में भी उन्होंने काम किया, पेट्रोल पंप पे भी काम किया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं, जिसका मजदूरी करना, छोटा सा खेत है हमारे 6 बीघा का, उस खेत में खेती करना, उसी से जो आजीविका चलती थी। लेकिन मेरा सौभाग्य कहूँगा कि मुझे सही समय पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुझे कॉलेज में काम करने का अवसर मिला और उसके कारण एक नया प्लेटफॉर्म मिला और वहीं से मेरा विकास हुआ एक लीडर के रूप में। छात्रों की राजनीति, छात्रों की सेवा, छात्रों के लिए काम करना और लगभग 11 साल में पूर्णकालिक जो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में रहा और पूरे राजस्थान के मैं कॉलेज घूमा, सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में मैंने विद्यार्थियों के लिए काम किया कि विद्यार्थियों की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होता है। और एक प्रकार से कह सकते हो कि मेरी ट्रेनिंग भी वहां पर हुई और मेरा विकास भी हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं 2019 में वापस जब आया घर पूर्णकालिक से लौटकर, तो मुझे लगा कि जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ पर पले बड़े हैं, हमारे अपने लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ का मूल हूँ मैं। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति गंदी मानी जाती है, जनता की, आम जनता कहती है गंदी राजनीति है। और जो मानसिकता है नेताओं की ये है कि चुनाव के समय में आते हैं और चंद दिनों बाद चुनाव जीत के चले जाते हैं। आपका क्या मानना? नहीं, देखो, राजनीति के बारे में नजरिया जो आपने एक प्रोफेशन जो लोग मानते हैं वो आपने बताया, मैं ऐसा नहीं मानता। एक जो लीडर होता है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, वो सबसे पहले जगता है, सबसे लेट सोता है और रात दिन वो लोगों के बीच में रहता है, लोगों की समस्याएं सुनता है, लोगों की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है तो राजनीति है, अगर उसको ठीक से किया जाए। आपसे एक सवाल और भी करूंगा कि आप लगातार बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं टिकट की नीमच विधानसभा क्षेत्र से। क्या पार्टी आपको टिकट किस आधार पर, क्या आधार क्या बनाएगी पार्टी? ठीक है, कई नेता टिकट की लाइन में हैं, कदावर नेता भी हैं, प्रेम सिंह बादल की बात कर ले, और भी नेता हैं जो नीमच थाना से विष्णु चौटानी की बात कर ले। आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? क्या विकास कार्यों को लेकर क्या मुद्दे बनाएंगे जिससे पार्टी आप पर विश्वास करे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और हमारे जो सीनियर नेता हैं यहाँ, जैसे आपने कुछ नेताओं के नाम भी लिया, और भी कुछ नेता हैं सीनियर नेता जो अभी चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी चुनाव लड़े भी नहीं, लड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए है। तो मैं उन सब का तो सम्मान करता हूँ, पहली बात, जितने नेता हैं। रही बात मेरी, स्वाभाविक सी बात है कि जब मैंने अपना जीवन जो है समाज के लिए लगाया है, देश के लिए लगाया है, पहले विद्यार्थियों के लिए काम करता था, विद्यार्थी के संगठन में काम करता था, अभी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि इलेक्शन पॉलिटिक्स में आने से मैं लोगों का ज्यादा भला कर पाऊंगा, इसलिए मेरे मन में ये बात आई। अब रही बात चुनाव लड़ना ना लड़ने की, वो पार्टी को तय करना है। पार्टी बीजेपी आलाकमान आपको, आप दावेदारी टिकट की कर रहे हैं, तो टिकट आपको किस आधार पे? देखो, पार्टी टिकट के आधार कई होते हैं, टिकट के पार्टी को तय करना है, आलाकमान को तय करना है, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय चुनाव समिति है, उसको ये चीज तय करनी है। प्रदेश नेतृत्व को आप अपने कितना मजबूत मानते? मैं मजबूत हूँ, निश्चित रूप से मजबूत हूँ। उसके कई पक्ष हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जिस टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जो लोग टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग मेरे से भी योग्य हों, हो सकता है मैं अपने आप को ज्यादा योग्य मानता हूं। ये योग्यता का जो मापदंड है, ये तो पार्टी कई समीकरण देखती है, कई इक्वेशंस देखती है,
उसके आधार पर देखें, नीमका थाना की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बात है, मैंने यहाँ पर लोगों के लिए काम किया है। पिछले जब से मैंने कहा, मैं पहले भी समाज के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, यहाँ नहीं रहता था तो भी मैं लोगों के लिए काम करता था। पढ़ाई हुई मेरी बीएससी मैंने की, उसके बाद में मास कम्युनिकेशन किया, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई के बाद का जो पूरा समय है मेरा, पढ़ाई के साथ का जो समय है मेरा, वो लोगों की सेवा के लिए निकला है। इसलिए सबसे बड़ा मजबूत आधार है। आज तक मैंने मेरे जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं है, पार्टी संगठन से कभी कुछ नहीं मांगा और अभी भी नहीं मांग रहा मैं। हाँ, एक दावेदारी जता रहा हूँ। लोगों को लगता है मुझे यहाँ पर इलेक्शन पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मेरे अपने लोग हैं, उनको लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए हमने एक आवेदन किया है। पार्टी अगर उसको हमें कंसीडर करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं कंसीडर करेगी तो भी हम पार्टी के साथ में तन मन धन से, इसी लगन से, इसी। एक सवाल, मैं आपसे बीच में बात काट रहा हूँ, आपको अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या बगावत करेंगे पार्टी से? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चुनाव के लिए नहीं बने, केवल हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और सेवा का माध्यम, मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन पॉलिटिक्स सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन अब नहीं तो फिर कभी होगा। पार्टी सोचेगी वहाँ अच्छे लोग बैठे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, वो मेरे जैसे मैंने कहा, मेरा बैकग्राउंड अभी बताया आपको, मेरे जैसे जो सामान्य परिवार के जो लोग हैं, जो संघर्षशील हैं, जो लोगों के लिए कुछ किया है, जिन्होंने करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मौका देते हैं। क्या पता सूची आए तो आप मेरा ही नाम पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं इस बात पे आपको शुभकामना देता हूँ कि आप विश्वासी हैं कि ये मुझे टिकट कंफर्म हो सकता है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि विशेष मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? निश्चित रूप से मुद्दों पे बात होनी चाहिए और मैं नीमका थाना के मुद्दों पर आपसे निश्चित रूप से बात करूंगा। देखिए, मैं जब से समझने लगा हूँ, मैं कॉलेज में आया जब से कुछ चीजें समझने लगा हूँ, तो 20 साल पहले जो मुद्दे थे, आज वो मुद्दे बरकरार हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इस बात के लिए दोषी मानता हूँ। वर्तमान विधायक की बात करूँ तो मैं उनको इस बात के लिए दोषी मानता हूँ। हम जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ की जो एक सड़क थी जिसका बड़ा मुद्दा हुआ था, आपको ध्यान में होगा कि 2 महीने में वो सड़क, जो डामर की सड़क बनती है, 2 महीने में पूरी सड़क उखड़ जाती है, खड्डे हो जाते हैं, यानी ये करप्शन है। तो नीमका थाना में पिछले 5 साल में करप्शन बढ़ा है, हर स्तर पर करप्शन बढ़ा है। दूसरी बात करूं, नीमका थाना में पीने के पानी की इतनी समस्या है, आप चाहे नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में जाकर देखिए, चाहे आप किसी गांव में जाकर देखिए, लोगों के पीने के पानी की समस्या है, उसका समाधान नहीं किया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था की बात करूं मैं, यहाँ पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन किसी के साथ डकैती हो रही है, किसी के साथ लूट हो रही है, किसी पे फायरिंग हो रही है। यहाँ तक हुआ कि दुल्हन, शादी हुई, दुल्हन जा रही थी ससुराल, बारात भी गई नहीं थी और उस दुल्हन की गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है। इतना स्तर का कमजोर कानून व्यवस्था जिसको कहेंगे, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद यहाँ पर हुए हैं। हाँ, मानता हूं मैं, ये माइनिंग क्षेत्र है, लेकिन माइनिंग क्षेत्र हमारी ताकत बनना चाहिए। यहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू का कुछ पैसा जैसे सोशल वेलफेयर के लिए, स्कूलों के विकास के लिए लगना चाहिए, पानी की समस्याओं के लिए लगना चाहिए, सड़क निर्माण के लिए लगना चाहिए। उस पैसे का उपयोग समाज या सोसाइटी के लिए होने की बजाय अपराध के लिए हो रहा है। ये फेलियर है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, चिकित्सा की बात करें तो ये कहते हैं कि साहब हमने हॉस्पिटल बनवाया है। मैं मानता हूं हॉस्पिटल बनवाया है, सरकार, कोई भी शासन व्यवस्था होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब देने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन की है। लेकिन उस हॉस्पिटल में, आप नीमका थाना में आप जाते होंगे, एक अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मरीज को, जिसके बुखार है, तेज बुखार है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और आजकल तो परसों एक घटना घटी, आपने देखा कि लाइन में खड़े हुए कि जेब कट गई। तो ये सब क्या है? यानी जो व्यवस्थाएं जो सरकार के द्वारा होनी चाहिए, जो विधायक के द्वारा जो लोगों की सुविधा के लिए जो चीजें लागू होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं ढिलाई बरती गई है। उसमें कहीं न कहीं ये कह सकता हूं कि मैं संवेदनहीनता उसमें हुई है, जिसके कारण से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिसके कारण से लोगों की परेशानी आए दिन बढ़ी है। एक सवाल हमसे ये मेरा भी था कि सरकार अभी कांग्रेस की काबिज है राजस्थान में, तो विधानसभा, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी कर रहे हैं, उस विधानसभा में भी कांग्रेस का विधायक काबिज है। लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि सरकार रिपीट होगी, और विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार अपना पक्ष मजबूती से रख कि कांग्रेस जो है रिपीट नहीं, डिलीट होगी। देखो, कांग्रेस निश्चित रूप से डिलीट होगी। हर मुद्दे पे कांग्रेस सरकार फैल रही है,
मैं एक एक मुद्दा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। किसानों की इन्होंने बात की, किसानों को न इन्होंने कर्ज माफी किया, न ये बाजरे की जो खरीद होनी चाहिए सरकार के द्वारा, जो एमएसपी तय है, बाजरे की खरीद तक इन्होंने नहीं की। किसानों को फसल खराबा हुआ पिछले दिनों आप सबने देखा, किसानों को मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया है, और जिनको थोड़ा दिया है उसमें गिरदावरी में इन्होंने गड़बड़ की, और मुआवजा जितना मिलना चाहिए था उसका 25% भी उन किसानों को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। किसानों के मुद्दे पे सरकार फेल साबित हुई।